देखो आज से हमारा जो फिजिक्स 12th क्लास की फिजिक्स है वो नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नाभिकीय ऊर्जा। इस चैप्टर को समझते हैं, पहले इसकी भूमिका थोड़ी सी समझते हैं, है ना। तो शुरू में वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा को पहले ये समझते हैं, नाभिक नाभिक होता कहाँ है। तो नाभिक तो आप जानते हो, कोई परमाणु है, परमाणु, ठीक। परमाणु भाई पदार्थ है, पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अब परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अंदर कौन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो जो नाभिकीय ऊर्जा है, इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर, नाभिक से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है, ये सब बनाए जाते हैं। तो यही चैप्टर में लास्ट में आपको परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का विस्फोट, कि हाइड्रोजन बम जब फूटता है तो इतनी तबाही कैसे आ जाती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो तुम्हारा विद्युत घर होते हैं जो कि नाभिकीय ऊर्जा पर चलते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे बिजली घर हो गए ना, बिजली घर जो यहाँ पर नॉर्मली जो लगे होते हैं वो क्या है कि कोयला से चलने वाले होते हैं। कहीं कहीं बिजली कहाँ से बनती है, कहीं कहीं जो तुम्हारी बिजली है वो वाइंड से, हवा से, पवन चक्कियाँ चलती हैं, वो घूमती हैं, उससे बिजली बनाई जाती है ना। कहीं कहीं जो बिजली वगैरह तुम लोग सूर्य के रोशनी से भी बनाई जाती है, सोलर ऊर्जा वैसे कहते हैं। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी इसमें पढ़ाया जाता है। यानी नाभिक के द्वारा, देखो नाभिक का भी खंडन कराया जाता है और कराने के बाद बहुत अपार ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से पानी गर्म किया जाता है और पानी गर्म होगा तो वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगी और वाष्प को टरबाइन में डाला जाता है और टरबाइन घूमती है, तो घूमने से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है और यांत्रिक ऊर्जा से क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो ये मेन टॉपिक है, पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका आप समझिए। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। तो इनसे पहले जब ये आइंस्टीन बाबा आए थे, इनसे पहले कॉन्सेप्ट ये माना जाता था कि ये पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान तो आप लोग समझते ही हो, द्रव्यमान तो आप लोग जानते हो ना, द्रव्यमान यानी पूरे ब्रह्मांड में जितना भी द्रव्यमान है वो फिक्स है। भगवान ने जितना द्रव्यमान बना दिया है वो फिक्स है और ये किसी ना किसी पदार्थ का एक गुण होता है। आपके तो द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान आप जानते हो जनरली, दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सब किससे बनी है, द्रव्यमान से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, द्रव्यमान। यानी अगर देखो हमारा शरीर, हमारा बॉडी है, तो हमारे बॉडी को बनाने के लिए खून, मांस, हड्डी, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ी है कि नहीं। इसमें अपना अपना द्रव्यमान होता है, अपना अपना अलग अलग द्रव्यमान होता है। आप कुर्सियाँ देखोगे तो कुर्सी का अपना अलग द्रव्यमान होता है। आप अन्य चीज़ कोई भी देखो तो ईंट देखोगे तो ईंट का अपना अलग द्रव्यमान होता है। तो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सभी का अपना अलग अलग द्रव्यमान है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो अच्छा, तो हमने क्या बताया, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबका अपना फिक्स द्रव्यमान है। जैसे आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये माना जाता था आइंस्टीन से पहले कि भगवान ने जितना द्रव्यमान बना दिया है वास्तव में उतना द्रव्यमान है, ये ना घटता है ना बढ़ता है, यानी द्रव्यमान का संरक्षण होता है। क्या होता है, यानी द्रव्यमान संरक्षित है, उसको ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। कहीं तो ये कैसी बात हम समझ नहीं पाए। जैसे आप अगर ये देखोगे, ईंट जो है, ईंट तो कैसे बनती है, ईंट आपको पता है मिट्टी से बनती है। मिट्टी लाए तो वहाँ जहाँ से मिट्टी लाओगे वहाँ जगह खाली होगी कि नहीं, वो द्रव्यमान मिट्टी का उठाया, वहाँ की जगह खाली हुई, इससे तुमने ईंट बना दिया, तो वहाँ का द्रव्यमान कहाँ इकट्ठा हो गया, ईंट में इकट्ठा हो गया। अब ईंटों को उठा करके घर बना दिया, घर बना दिया कि नहीं, तो तुम्हारे घर का एक द्रव्यमान होगा। अब वो जो घर का द्रव्यमान है वास्तव में आया कहाँ से, मिट्टी से ही तो आया है, तो वहाँ की चीज़ें उठा करके यहाँ लगा दी गई, यहाँ बन गई। तो इससे ये माना जाता था कि जो द्रव्यमान है, भगवान ने जितना द्रव्यमान बनाया है वो फिक्स है, इसको ना कोई मतलब बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। शुरू में ये माना जाता था आइंस्टीन के पहले। बात समझ रहे हो कि नहीं। बस द्रव्यमान को क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। जैसे देखो हमने बताया मिट्टी से ईंट बना, ईंट से घर बना दिया है। बात समझ रहे हो कि नहीं। घर और बड़ा बनाते चले जाओ तो महल बन जाएगा, है ना। बात समझ रहे हो ना। तो शुरू में ये माना जाता था। ऐसे ही शुरू में क्या माना जाता था कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ईंट हो गई, आदमी हो गए, आदमी है, आदमी चलता फिरता है, इसके अंदर अपना द्रव्यमान है कि नहीं। भेड़ बकरी जितनी है इसके अंदर अपना सब अपना द्रव्यमान होता है। तो शुरू में ये भी माना गया था कि जितनी भी द्रव्यमान वाली चीज़ें हैं, द्रव्यमान वाली चीज़ें जितनी भी आपको दिखाई देती हैं, इनके पास अपनी ऊर्जा भी होती है। क्या होती है, ऊर्जा। जैसे हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, द्रव्यमान तो है ही, साथ ही साथ जब हम बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हाथ ऐसे हिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कार्य कैसे कर रहा है, ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा कर रहा है, ऊर्जा के द्वारा। तो यानी आपको शुरू में ये भी माना जाता था कि किसी भी पिंड के पास, जिसके पास द्रव्यमान है, उसके पास एक फिक्स ऊर्जा का मान होता है। क्या होता है, एक फिक्स ऊर्जा का मान। यानी ऊर्जा अगर है तभी वो कार्य करता है। तो ऊर्जा होती क्या है, तो कोई भी द्रव्यमान के द्वारा या किसी भी पिंड के द्वारा या किसी के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है, ऊर्जा।
वो उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। आपके अंदर अगर ऊर्जा ना हो तो आप कार्य कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, एकदम आप बैठे रहोगे एकदम, है ना? बात समझ पा रहे हैं? देखो और क्या माना जाता था, जैसे यहाँ पे समझिए, तो ये भी माना गया कि वास्तव में आइंस्टीन बाबा की पहले की कहानी से बता रहे हैं आपको कि वास्तव में द्रव्यमान अलग है और ऊर्जा अलग है, दोनों अपना एक एक अलग अलग चीज़ें हैं, इनका एक दूसरे से कोनो संबंध नहीं, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से कोनो रिश्तेदारी नहीं रखते हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, बात समझ पा रहे हैं नहीं? क्लियर? ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, जबकि द्रव्यमान जो है वो आपको दिखने वाली चीज़ है। द्रव्यमान देखो यहाँ पे हमारे अंदर बॉडी के अंदर द्रव्यमान है, ठीक है? सभी चीज़ें, ये बोर्ड है इसका भी अपना द्रव्यमान होगा। क्लियर? कह दो बोर्ड के अंदर द्रव्यमान है, ये बताओ बोर्ड के अंदर ऊर्जा होगी क्या? तो बिल्कुल है। कह दो ये तो बोलत ना, ये तो चलत नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर भी ऊर्जा है, ये स्थित है तो इसके अंदर स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। तो जितनी भी चीज़ें जिसके अंदर द्रव्यमान है उसके पास अपनी एक फिक्स ऊर्जा भी है, ठीक? लेकिन शुरू में ये माना जाता था कि जितना द्रव्यमान भगवान ने दे दिया है ब्रह्मांड को, उतना ही द्रव्यमान है। द्रव्यमान को ना तो कोनो बना सकता है और ना तो कोनो नष्ट कर सकता है। तो इसी को कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहा गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेकिन तुम लोग कक्षा 9 में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़े होगे। तो ये भी कहा गया कि भगवान ने जितनी ऊर्जा दे दी ब्रह्मांड को, उतनी ऊर्जा संरक्षित है। ऊर्जा का ना तो कोनो बना सकता है और ना तो कोनो नष्ट कर सकता है। बस ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, बस यही बताया। यानी ऊर्जा भी संरक्षित है, इसीलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पढ़ाया जाता था। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ऊर्जा, भगवान ने जितनी ऊर्जा दे दी उतनी ऊर्जा है, और ऊर्जा को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया सकता है, ना कोनो बना सकता है ना कोनो मिटा सकता है। बस ऊर्जा का रूप बदलता है। आपके तो रूप कैसे बदलता है? तो देखो ऊर्जा का रूप कैसे बदलेगा, जैसे आप ये समझो, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझोगे अगर आप इसको, तो देखिए जैसे बिजली है, बिजली है तो बिजली एक ऊर्जा ही तो है। लाइट जो आती है ये ऊर्जा ही है, और इसके द्वारा आप कैसे बदलते हो इसका रूप? देखो, तो बिजली वाली जो ऊर्जा है उससे आप बल्ब जलाते हो, ठीक? बल्ब जलाते हो कि नहीं? तो बल्ब से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो तुम्हारी विद्युत ऊर्जा थी वो क्या बदल गई? प्रकाशीय ऊर्जा में। क्या बदल गई? प्रकाशीय। तो विद्युत ऊर्जा थी, बदली क्या में? प्रकाश की ऊर्जा में। और बल्ब गर्म भी तो हो जाता है, तो विद्युत ऊर्जा खर्च क्या में बदल रही है? प्रकाशीय ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक? अब कह दो पंखा में भाई जी क्या में बदली है फिर ऊर्जा? अगर हम कहते हैं पंखा में, तो पंखा में विद्युत ऊर्जा जो है, जो पंखा घूमता है इसे बहुत तेजी से अपने आप घूमता है, तो पंखा में जो तुम्हारी ऊर्जा आएगी वो बदल जाएगी यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदल जाती है? तो बस ऊर्जा का रूप बदला जाता है। ऊर्जा जितनी भगवान ने निहित की थी वो उतनी है, लेकिन फिर क्या हुआ समझते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। वैज्ञानिक ये मानते थे कि द्रव्यमान अलग चीज़ है, ऊर्जा अलग चीज़ है। भगवान ने जितना द्रव्यमान दिया है इस ब्रह्मांड को उतना ही द्रव्यमान है। द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, ठीक? साथ ही साथ देखो, ऊर्जा जितनी भगवान ने दी है ब्रह्मांड को उतनी ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण है, संरक्षित है, न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, यानी बस ऊर्जा का रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये लोग शुरू में मानते थे, लेकिन और ये भी मानते थे कि ये दोनों चीज एक दूसरे से अलग है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन, इन्होंने एक समीकरण स्थापित कर दिया, ठीक? एक समीकरण स्थापित कर दिया, और इन्होंने अपने समीकरण के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि भैया तुम लोग जो बता रहे हो कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से कोनो संबंध नहीं रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? आइंस्टीन ने बिल्कुल नियम उलट दिया। उन्होंने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। फिर तो संबंध कैसे रखते हैं? बात समझ पा रहे हैं? जैसे दो आदमी हो गया, जो द्रव्यमान है जो ऊर्जा है, अब एक दूसरे से बिल्कुल कोनो एक दूसरे को देखी ना जाना तो कोनो मतलब नहीं रखे, तो संबंध रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। लेकिन अगर घनिष्ठ मित्र हो गए तो संबंध बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो आइंस्टीन बाबा कह रहा है कि ये लोग जो है द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं। इतना संबंध रखते हैं यहाँ तक कि अगर ये खत्म होगा तो ऊर्जा बन जाएगा, ऊर्जा से द्रव्यमान भी बन सकता है, यहाँ तक कि बता दिया। तो वैज्ञानिक अचंभित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऊर्जा से तुम द्रव्यमान कैसे बना सकते हो? बात समझ पा रहे हो कि ऊर्जा से द्रव्यमान कैसे बन सकता है? ठीक है। तो आइंस्टीन ने अपना प्रयोगों के द्वारा एक समीकरण निकाला जिसको हम आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक? या उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध, या द्रव्यमान और ऊर्जा में एक संबंध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध। आप लोग कक्षा 9 में संबंध को पढ़े होंगे, E बराबर
E बराबर एम सी स्क्वायर, ये सूत्र होता है कक्षा 9 में, बड़ा ही काम का फार्मूला है ये। ठीक, बात समझ पा रहे हो? कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिख देता है डेल्टा ई बराबर है डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा का मतलब अंतर होता है। ठीक, तो ऐसे करके फार्मूला लिख देता है। तो ये समीकरण किसने बना दिया? आइंस्टीन ने। जहाँ यह ई क्या है? ऊर्जा, यम क्या है? द्रव्यमान। इन दोनों के बीच संबंध तो स्थापित हो गया देखो। और सी क्या है? प्रकाश की चाल या वेग। बात समझ पा रहे हैं? प्रकाश का वेग। ठीक, तो अब कह दो यो संबंध जैसे हम जानन का, जैसे हम क्या जाने, तो देखो एक चीज देखो बच्चों कि इस संबंध के द्वारा आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई चीज, पहले आप थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं तब आपको समझ में आएगा। आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि देखो जैसे मान लो कोई चीज है, कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई भी ब्रह्मांड में जो वस्तु है, जैसे ये आप मार्कर है, इसको आप अगर क्या करो, जलाओगे अगर आप इसको, तो जलाने पर क्या होगा? इससे ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ। इसको जलाओगे तो जलने के बाद ऊर्जा मिलती है ना, हीट के रूप में, प्रकाश के रूप में। तो एक अंदर रहा है का द्रव्यमान रहा है? बताओ भाई, द्रव्यमान रहा है कि नहीं? अभी इसके अंदर द्रव्यमान है, लेकिन जब इसको जला दोगे तो इसी का द्रव्यमान खत्म होगा कि नहीं? द्रव्यमान खत्म हो जाएगा, लेकिन मिलेगा क्या? ऊर्जा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये तो साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं आपको, जो आप जनरली देखोगे कि अगर कोई भी चीज़ है जिसमें द्रव्यमान है, अगर आप उसको जला देते हो तो जलाने के बाद उससे ऊर्जा निकलती है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो देखो यहीं पे कन्वर्जन आपको समझ में आ गया। सूर्य जो है, सूर्य का अपना एक द्रव्यमान होता है, अब वो लगातार जल रहा है, लगातार सूर्य जल रहा है, जिससे क्या धीरे धीरे उसका द्रव्यमान घटता जा रहा है। अब वो लगातार सूर्य जल रहा है, तो जल करके लगातार जो है अपनी ऊर्जा को क्षय करता जा रहा है, ऊर्जा निकालता जा रहा है, अपने द्रव्यमान को घटाता जा रहा है, ऊर्जा आपको लगातार देता जा रहा है, जिससे सूर्य धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, सूर्य धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो इसी संबंध के द्वारा E बराबर एम सी स्क्वायर के द्वारा आइंस्टीन बाबा ने बता दिया कि भैया इन दोनों ऊर्जा और द्रव्यमान में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, और ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित किया सकते हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे थे? ये वाला तो उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान यानी कोई मार्कर वगैरह है, बोर्ड है, इनको सब कुछ चीज़ों को अगर जलाओगे तो ऊर्जा मिलेगी, तो समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ ये नहीं समझ में आता है कि मान लो अगर हम ये कह दें कि किसी भी द्रव्यमान को अगर आप ऊर्जा दो, किसी भी द्रव्यमान को अगर आप ऊर्जा लगातार दोगे तो उसका द्रव्यमान भी तो बढ़ना चाहिए। नई बात पल्ले पड़ी, अगर किसी द्रव्यमान को आप ऊर्जा दे रहे हो तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ना चाहिए। ठीक, तो आइंस्टीन बाबा ने ये भी सिद्ध किया, और उन्होंने बताया क्या कि जैसे मान लो लोहे की कोनो चीज़ है, ठीक, हथकड़ी मान लो, कुछ भी मान लो, उसको जब आप गर्म करते हो, लोहे की चीज़ को जब आप बहुत गर्म करो तो लगातार आप उसको ऊर्जा दे रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लगातार आप उसको ऊर्जा दे रहे हो, तो जब लगातार आप उसको ऊर्जा दे रहे हो तो उसका द्रव्यमान, ऊर्जा मिल रही द्रव्यमान को, तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसा होता है, जब किसी भी लोहे की अन्य धातु की चीज को आप ऊर्जा देते हो तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है पहले की तुलना में। कह दो इस कहाँ 1 किलोग्राम की अगर करो चैन हुई है और तुम खूब गर्म कर डालो, फिर तौलो 1 ग्राम किलोग्राम की निकलिए। तो देखो इसमें जो अंतर आता है द्रव्यमान का, ये यम जो आता है बहुत 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 सूक्ष्म आता है। कैसा आता है? बहुत सूक्ष्म। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मान लें कि अगर 1 किलोग्राम की चैन है, कितने किलोग्राम की? 1 किलोग्राम। और अगर तुम बहुत गर्म कर दी नू, जब बहुत गर्म करियो तो यह मान लो 1 किलोग्राम की ना हुई कि द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाएगा। वो इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि आपको इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। अब मान लो अगर 1 किलोग्राम की चीज़ रहा है, अब 1.001 किलोग्राम की होगी, तुम अंतर जान पाओगे क्या? नहीं जान पाओगे ना। तो यही बात इन्होंने आइंस्टीन बाबा ने बताई थी। क्लियर? कि अगर कौनो भी चीज़ है जिसका अपना द्रव्यमान है, उसको अगर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, ठीक है, ठीक, तो ऊर्जा में भी परिवर्तित हो सकती है, और अगर किसी द्रव्यमान वाली चीज़ को ऊर्जा दी जाए तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ सकता है। ठीक, लेकिन जो द्रव्यमान बढ़ेगा वो बहुत ही कम बढ़ता है। कैसा बढ़ता है? बहुत ही कम बढ़ता है। तो ऐसे तो एक नियम यूँ समझ में आओ कि शुरू में हम यो नियम बता रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये तो नियम फेल हो जाने चाहिए। बताओ मेरी बात, नियम फेल हो जाने चाहिए कि नहीं? जैसे देखो कैसे इसको समझिए। सूरज का अपना भगवान बहुत बड़ा बनाए हुए हैं, तो कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा शुरू में। मान लेते हैं बहुत करोड़ किलो के हुई है, लेकिन रोज वो ऊर्जा तुम्हें दे रहे हो, रोज ऊर्जा दे रहे हो,
तो अपन द्रव्यमान तो घटा रहे हो और ऊर्जा बढ़ा रहे हो। भैया द्रव्यमान अपन घटा रहे हो, ऊर्जा बढ़ा रहे हो, तो द्रव्यमान तो कम हो ही रहो ना खैर। तो भैया द्रव्यमान कहाँ संरक्षित रहेगा? तो द्रव्यमान बदल रहा ऊर्जा में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो कही दो यो तो ले द्रव्यमान खत्म हो रही तो ऊर्जा बन रही, तो ऊर्जा बढ़ रही, द्रव्यमान घट रहा हो, तो ऊर्जा का द्रव्यमान का संरक्षण कहाँ हुआ? भाई संरक्षण उसे कहते हैं जो चीज ना खत्म हो, ना बन सके, ना खत्म की जा सके, नहीं ना इसको प्रोड्यूस कर सके, ना इसको नष्ट कर सके। ठीक, उसी को तो कहेंगे संरक्षण। लेकिन इनका हो कि सूरज मान लो जलता जा रहा है, लगातार रोशनी दे रहा है, तो अपने द्रव्यमान को तो खत्म कर रहा है। ठीक, और क्या कर रहा है? ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण तो फेल हो गया। तब फिर आइंस्टीन बाबा ने बाद में बताया कि देखो ये जो नियम है संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण, ये संयुक्त रूप से है। तो संयुक्त रूप से कैसे? उन्हें बताया कि द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित रहती है ब्रह्मांड में। मेरी बात समझ पाए? क्या बताया? द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब भगवान ने इस ब्रह्मांड को जितना द्रव्यमान और ऊर्जा संयुक्त रूप से दिया उतना सुरक्षित रहेगा। द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? द्रव्यमान किस में बदल सकता है? ऊर्जा में, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकता है। ये किसने बनाया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने ये लास्ट में बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण रहता है। किसका संरक्षण रहता है? द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का संरक्षण रहता है। लेकिन इन लोगों ने क्या बताया शुरू में? अलग अलग। बात समझ पाए? थोड़ी बहुत है। अब थोड़ा से आपको पॉइंट इसमें आगे बताते हैं। ठीक है, आगे थोड़े से और आपको पॉइंट बताते हैं तो ये क्लियर होगा। किताब में डायरेक्ट दे दिया। देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे ये वाला आइंस्टीन का समीकरण का जो है क्या दिया गया है? E बराबर mc²। ठीक, तो मान लेते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाते हैं। मान लो 1 ग्राम की कोनो चीज़ है, 1 ग्राम की, ठीक, और उसको हम क्या करें? इतनी तेज भगाएं जितना प्रकाश का वेग होता है। ठीक, कितनी तेज भगाएं? जितना प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग सब लोग जानते हो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर इसको करेंगे, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जाता है प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर का मतलब समझते हो ना? 3 लाख किलोमीटर बहुत दूरी होती है। ठीक, 100 किलोमीटर कितनी ज़्यादा होता है? 100 किलोमीटर जाने के लिए ट्रेन से जाओगे, हवाई जहाज से जाओ, हवाई जहाज से जाओगे तब भी तुम मान लो आधा घंटा समझ लो, बहुत तेज हवाई जहाज 1 घंटा समझ लो। लेकिन प्रकाश पता है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चला जाता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चला जाता है, इतनी रफ्तार है। तो अगर मान लो कौन एक ग्राम की चीज़ है, कितनी है? 1 ग्राम की, और उसकी रफ्तार कितनी कर दें? जितना प्रकाश का वेग है 3 लाख किलोमीटर, तो तुम्हारे सामने से वह निकली, पता नहीं चले कुछ गा है, पता चली नहीं चले। जो बुलेट ट्रेन वगैरह होती है जब वो निकलती है ना, तब वो आदमी को नहीं पता चले कितनी जल्दी इतनी स्पीड में निकलती हैं, जबकि उनकी रफ्तार कितनी होती है? लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रफ्तार है, तब भी उतनी जल्दी निकल जाती है, तुम अंदाजा नहीं लगा पाओ कितनी जल्दी निकल गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इतनी रफ्तार में अगर कोनो चीज़ तुम्हारे सामने से निकलेगी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की, इतनी रफ्तार, तुम्हें पता नहीं चलेगी कि कुछ गा भी है। तुम इधर से खड़े हो, इतनी तेज निकले, तुम दिमाग के ना, तुम्हारी आंखें भी नहीं छोड़ जाती है। समझ पा रहे हो नहीं? तो अगर कोई चीज़ जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है और वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और ऊपर से स्क्वायर लगा देंगे तो और ज़्यादा दुगना स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? कितना रफ्तार हो गया? इतनी रफ्तार से अगर कोई चीज़ जाएगी तो वो श्योर सी बात है उसका द्रव्यमान जो है ऊर्जा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये बात हम नहीं बताए थे, ये बात आइंस्टीन बाबा बता के गए थे। कौन बता के गए थे? कि अगर इतनी रफ्तार से कोई चीज़ जाएगी तो वो ऊर्जा में बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? लेकिन कितनी ऊर्जा में बदलेगी? तो इसको उन्होंने इस समीकरण के द्वारा सिद्ध करके दिखाया कि भैया अगर कोनो चीज़ है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, या इसे करें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जाती है, और यह द्रव्यमान कितना है? 1 ग्राम। द्रव्यमान कितना है? 1 ग्राम। ठीक, अब एक जब कैलकुलेट करियो तो कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए? जब कैलकुलेट करियो तो एक देखो बच्चा, अच्छा स्क्वायर भी लगाओ इधर है, कैलकुलेट करियो। ठीक, तो कैलकुलेट करियो तो ग्राम जो है मीटर प्रति सेकंड है, तो ग्राम जो है का किलोग्राम में बदल दो, तो किलोग्राम में बदलियो तो कितना है? ये 10 की घात, अरे सॉरी 1/, ऐसे लिख दो, हाँ 10 की घात -3 किलोग्राम में लिख सकते हैं, इंटू 3 × 10⁸, तो इसका गुणा करियो, स्क्वायर है तो करियो तो 3 × 9 कितना हो गया? ऊपर स्क्वायर खोलियो तो 3 × 9 गुणा 10 की घात 16। ठीक, अब मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर,
ठीक है। अब एक सॉल्व करियो बच्चा, जब एक सॉल्व करियो तो देखो 10 की घात -3 है, तो ये देखो ये करता है ये 9 गुणा 10 की घात 16 है और 3 कर दिए तो कितना बची 13। और ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा काय में हो जाएगा जूल में। ठीक, तो अगर किसी भी चीज़ का द्रव्यमान कितना है बच्चों 1 ग्राम है और ओखा प्रकाश की वेग से भेजा जाए तो 1 ग्राम की चीज़ कितने जूल ऊर्जा दे देगी, कितने जूल ऊर्जा बदल जाएगी, 9 गुणा 10 की घात 13 जूल ऊर्जा में बदल जाती। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो इस सिद्धांत से लास्ट में यह सिद्ध हुआ कि भैया द्रव्यमान और ऊर्जा एक साथ संरक्षित है। कैसे है? एक साथ संरक्षित है। बात समझ पा रहे हो नहीं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। और जो ये संबंध निकल के आया है इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो ये पढ़ लो, आइंस्टीन के द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध के द्वारा किसी द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा प्राप्त करना संभव हो सका। किसी द्रव्यमान के तुल्य यानी द्रव्यमान के बल से ऊर्जा प्राप्त करना संभव हो सका। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। नाभिकीय क्रियाओं में प्राप्त द्रव्यमान के अंतर को ऊर्जा में परिवर्तित करके जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस लाइन का अर्थ हम आपको कल समझाएंगे, मतलब जब आपको पढ़ाएंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। ठीक, आगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन के समय से पहले यह माना जाता था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें हैं। द्रव्यमान पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है जो पदार्थ में होता है, तथा पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये पता चला, ये भी आगे बताया, आप चाहो तो आगे लिख सकते हैं कि शुरू में यह माना जाता था कि द्रव्यमान संरक्षित है और ऊर्जा अलग अलग संरक्षित है। ब्रह्मांड में जितनी द्रव्यमान और ऊर्जा बनाई गई है वो सब संरक्षित है। ठीक, लेकिन बाद में आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया अपने द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध के द्वारा E = mc² के द्वारा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला सकता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? तो ये चीज़ आप नोट कर लो।